डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थिति में वाइल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है तो किसमें होता है? देखिए, वाइल के नियम के पालन में कहा गया है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। क्या कहा गया है? उच्च ताप और निम्न दाब। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर मतलब जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर में क्या होगा? कमी होगा। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, उच्च ताप और निम्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है तो किसका बना होता है? देखिए, शुष्क सेल दो ही तो है, कैथोड और एनोड। कौन कौन? कैथोड और एनोड। कैथोड को ऋण ध्रुव कहा जाता है। कैथोड को क्या कहा जाता है? ऋण ध्रुव कहा जाता है, जबकि एनोड को धन ध्रुव कहा जाता है। जस्ता का ऋण ध्रुव मतलब कैथोड बनाया जाता है और कार्बन या ग्रेफाइट का धन ध्रुव मतलब एनोड बनाया जाता है। क्लियर है? आपका सवाल पूछा है कि एनोड किसका बना होता है, तो एनोड कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट का बना क्या होता है? एनोड होता है, जो एक धन ध्रुव होता है, जबकि कैथोड जो है वो जस्ता का बना होता है, जो एक ऋण ध्रुव होता है। आपका आंसर है डी ऑप्शन, कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग से शरीर के कौन से तंत्र प्रभावित होते हैं? तो ध्यान देंगे, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो HIV, जो क्या है? HIV ह्यूमनो एमिनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? ह्यूमन एमिनो वायरस के कारण होता है। इस रोग में सबसे पहले अटैक किया इम्यूनिटी सिस्टम पर, प्रतिरक्षी तंत्र पर। सबसे पहला अटैक किस पे किया? प्रतिरक्षी तंत्र पर किया। और उसके बाद जब प्रतिरक्षी तंत्र प्रभावित होगा तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? रक्त परिसंचरण तंत्र भी इफेक्ट हुआ। और जब रक्त परिसंचरण तंत्र इफेक्ट हुआ तो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित हुआ। क्या हुआ? तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हुआ। उसके बाद इसलिए एड्स को कोई रोग नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे रोगों का जड़ कहा जाता है, रूट ऑफ डिजीज कहा जाता है। लेकिन एड्स रोग में श्वसन तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि श्वसन तंत्र वायु से संबंधित है और एड्स रोग का वायरस वायु के द्वारा शरीर में प्रवेश नहीं करता है। यह प्रवेश करता है माँ के दूध से और असुरक्षित यौन संबंध से, इन्फेक्टेड इंजेक्शन से, और यदि किसी व्यक्ति का इन्फेक्टेड ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है तो उससे भी रोग होने की संभावना होती है। अतः इसका सबसे अच्छा उपाय सुरक्षा ही बचाव है। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए भी सही होगा और बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा, लेकिन इसे श्वसन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? 1, 2, 3। आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित स्थान में स्थित है तो कहाँ स्थित है? देखिए, श्री तिरुवनंतपुरम, जिसे तिरुचि कहा गया। क्या कहा गया? तिरुचि कहा गया, जो केरल में है। कहाँ है? केरल में है। और यदि आपसे पूछे कि श्रीहरिकोटा में क्या है, तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है? क्लियर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स बिल्डिंग निम्नलिखित का मुख्यालय है तो राइटर्स बिल्डिंग जो है वो किसका मुख्यालय है? तो यह पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्यालय है। किसका है? पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्यालय है। आपका आंसर जो है
वो ए ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली, क्योंकि दो ही नेता के बीच में इलेक्शन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। एक विंस्टन चर्चिल था और दूसरा क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली ने लंदन में रह रहे भारतीयों के साथ एक चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया और कहा कि यदि भारतीय मुझे इलेक्शन में सपोर्ट करता है तो मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद सत्ता हस्तांतरण की बात सोचूंगा। और यह हुआ भी। इलेक्शन में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित हुआ और 24 मार्च 1946 को कब 24 मार्च 1946 को त्रिस्तरीय मिशन भारत भेजा गया, जिसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे। अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। और नौसेना अध्यक्ष एवी एलेक्जेंडर, जबकि व्यापारिक बोर्ड के प्रधान स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। व्यापारिक बोर्ड के प्रधान कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। और यदि आपसे पूछता कि 1857 के सैनिक विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, मैं कब की बात कर रहा हूँ? 1857 की बात कर रहा हूँ। तो 1857 के सैनिक विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। कौन था? पमस्टन। और महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो झूमर नृत्य के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। कौन है? राजस्थान प्रसिद्ध है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि डांडिया कहाँ का है, तो डांडिया गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। और गरबा, गरबा भी गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भांगड़ा, तो भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा पंजाब का है। डोमचक, डोमचक कहाँ का हो जाएगा? तो डोमचक बिहार का हो जाएगा। और यदि पूछता विदेशिया, तो विदेशिया कहाँ का है? विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। ये एग्जाम में आते रहता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान। झूमर नृत्य राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिलायत खां किससे संबंधित हैं? तो उस्ताद बिलायत खां सितार वादक से संबंधित है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। तो प्रोटेम किसका कार्य है? प्रोटेम मतलब अस्थाई अध्यक्ष, काम चलाऊ। प्रोटेम क्या है? कार्यकारी है। ध्यान देंगे, जब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। पहली बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इस दिन के प्रोटेम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और पहला उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। पहला उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी थे। तो प्रोटेम का अर्थ क्या होता है? काम चलाऊ या अस्थाई। क्लियर है सभी को? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अस्थाई अध्यक्ष चुने जाने तक सदस्यों को शपथ दिलाना तथा पदभार को संभालना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। तो किस रूप में कार्य करता है? देखिए, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल को हिंदी में क्या कहेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या कहेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों का संरक्षक प्रोटेक्टर होता है। यह क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्रों का संरक्षक प्रोटेक्टर होता है। अब आप इसे ध्यान से समझिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखा विभाग का प्रधान होता है। किसका किसका? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखा विभाग का प्रधान होता है।
यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के आय व्यय की जांच करता है, कितना आया और कितना गया। केंद्र सरकार के आय व्यय की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्य सरकार के आय व्यय का रिपोर्ट राज्यपाल के पास रखवाते हैं। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है, इसे ध्यान से समझेंगे। हम लोग के शरीर में एकमात्र नाइट्रोजनीय यौगिक प्रोटीन है। हम लोग के शरीर में एकमात्र नाइट्रोजनीय यौगिक क्या है? प्रोटीन है, जो कौन का बना होता है? किसका बना होता है? CHON का बना होता है। मतलब C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन का बना होता है। यह प्रोटीन क्या करता है? तो वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों में इसकी कमी से क्वाशियोरकर और महिलाओं में मेरास्मस रोग हो जाता है। यदि इसकी अधिकता हो जाए तो शरीर विकसित हो जाएगा, शरीर का वृद्धि ज़्यादा हो जाएगा। हमारे कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ही पाया जाता है। हमारे कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका? तो प्रोटीन का पाया जाता है। और प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल है और दाल में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का होता है। सोयाबीन में कितना होता है? तो 46% होता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि विभिन्न स्रोतों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में, तो मशरूम में है। जो मशरूम एक कवक है, लगभग इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में कितना पाया जाता है? 80% प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है? सेल मतलब पत्थर या चट्टान में लाल या पीला हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण होता है। और अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार कौन? तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, केरल। देखिए, छोटी इलायची हो या गरम मसाला हो या काजू हो, ये सभी कहाँ पाया गया? तो ये सभी केरल में पाया गया। ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि सोना और कॉफ़ी कहाँ, तो कर्नाटक में, और बड़ी इलायची सिक्किम में पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसे ध्यान से समझेंगे। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क पवन चलती है। क्या चलती है? गर्म एवं शुष्क पवन चलती है, जिससे पंजाब के क्षेत्र में धूल भरी आंधी आती है, जो तापमान को घटाती है। और यूपी एवं बिहार में धूल भरी आंधी को लू कहा जाता है। यूपी बिहार में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी या नार्वेस्टर कहा जाता है। क्लियर है? आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, तापमान को घटाती है। इसमें 2-3 पॉइंट और देख लेंगे। ग्रीष्म ऋतु में भारत के कुछ स्थानों पर वर्षा भी होती है, जिसे मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। इस वर्षा को असम में चाय वर्षा, टी शावर, और कर्नाटक में फूलों की बौछार, जिसे अंग्रेजी में चेरी ब्लॉसम, और प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। किस मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। क्लियर है सभी को? आपका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो क्या होगा बाबू? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है
गोंड, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति क्या है? गोंड है, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? संथाल है, जो झारखंड में पाई जाती है। दूसरा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? टोडा है, जो तमिलनाडु में पाई जाती है। जबकि पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। क्या है? भील है, जो राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर है? आपका आंसर क्या है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है? तो मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो महंगाई, मतलब वस्तु की मात्रा में कमी एवं मूल्य की मात्रा में वृद्धि को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मूल्यों में वृद्धि को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। देखिए, मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? तो सर्वाधिक लाभ ऋणी वर्ग, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डेबिटर क्लास, जिसे देनदार कहा जाता है। लेकिन सर्वाधिक हानि ऋणदाता या महाजन, क्रेडिटर क्लास, जिसे लेनदार कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है, जिसे आजम शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था। बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी ऑप्शन, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? इसे ध्यान से समझेंगे। भारत में पहली बार इंडो ग्रीक शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा चलाया गया और इंडो ग्रीक शासक था डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। इस सिक्का का नाम था ड्रम। यह सिक्का पहली बार लेखयुक्त एवं चित्रयुक्त तैयार किया गया था। इससे पहले लेख विहीन सिक्का चल रहा था मौर्य काल में, जिसे आहत सिक्का या पंचमार्ग सिक्का कहा गया। यह सिक्का तांबे एवं चांदी का बना होता था। किसका बना होता था? तांबे एवं चांदी का बना होता था। देखिए, मौर्य काल के बाद जो विदेशी आया वो आई.एस. पिक्के था। कौन था? आई.एस. पिक्के था। आई से इंडो ग्रीक, एस से शक या सिथियन, पी से पार्थियन या पहलव और के से कुषाण शासक था। पहला स्वर्ण सिक्का इंडो ग्रीक शासक के द्वारा चलाया गया और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासक के द्वारा चलाया गया। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि वह पहला शासक कौन था जिसने सोना का सिक्का जारी किया, तो वो कौन था? बिम कर्डफिसस था। कौन था? बिम कर्डफिसस था। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? तो कुषाण शासक कनिष्क था। कौन था? कुषाण शासक कनिष्क था। इसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल, और गुप्त काल से क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त काल का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने सोने का सिक्का जारी किया। और सर्वाधिक सोने का सिक्का जिसमें अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा थी, किस काल में बाबू? तो गुप्त काल में। क्लियर है? हमने यहाँ पे आपको सब इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया है, तो आप इसे नोट कर लेंगे या आप इसे याद कर लेंगे। इसमें जो आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडो ग्रीक शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनांकीकी में सबसे बड़ा विभाजन ग्रेट डिवाइड का वर्ष है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ध्यान देंगे, जिस तरह से धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को विशेष अधिकार दिया गया है कि बाबू राज्यसभा तुम मानो या ना मानो, हम तो मानेंगे। धन विधेयक के बारे में यह भी कहा गया है कि राज्यसभा अपने यहाँ से पारित नहीं भी करेगा तो भी लोकसभा से पारित समझा जाएगा। इसमें राज्यसभा को केवल 14 दिन का समय दिया गया है कि तुम कुछ भी करो, यदि तुम नहीं भी करोगे तो भी हम ओके कहेंगे।
उसी तरह से अखिल भारतीय सेवा के संबंध में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया है? राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। राज्यसभा नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है और पुराने अखिल भारतीय सेवा को समाप्त भी कर सकता है। भारतीय संविधान में केवल दो ही सेवा थी, आईएएस और आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। लेकिन 1966 में एक और सेवा जोड़ा गया जिसे आईएफएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईएफएस कहा जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवा के बारे में अनुच्छेद 312 में चर्चा किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 312 में चर्चा किया गया है। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है, आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो भारतीय पुलिस सेवा है ही, भारतीय प्रशासनिक सेवा है ही, भारतीय वन सेवा है ही। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, पियरे डी कुबर्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमलेट कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? टेनिस से। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण प्रकाश का वह रंग है जिससे वह किसी वस्तु का रंग परावर्तित होने वाले प्रकाश पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का रंग परावर्तित होने वाले प्रकाश पर निर्भर करता है। क्लियर है? आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, परावर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये सभी को पता होगा। उर्वरक किससे संबंधित है? हुडी क्रांति से। तिलहन किससे संबंधित है? पीली क्रांति से। अंडा किससे संबंधित है? तो रजत या सिल्वर क्रांति से। जबकि मत्स्य उद्योग जो है, फिशिंग, किससे है? तो नीली रिवॉल्यूशन से है। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होगी? तो अधिकतम होगा। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी के ऋण पत्रधारक उसके क्या हैं? तो क्या हैं? लेनदार, मतलब महाजन, क्रेडिटर क्लास। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, लेनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, मतलब सबसे छोटी जीवित कोशिका के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, सबसे छोटी एवं जीवित कोशिका गैलोसेप्टिकम या माइक्रोप्लाज्मा या पीपीएलओ, जिसका पूरा नाम प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। गैलोसेप्टिकम क्या हो जाएगा? सबसे छोटी एवं जीवित कोशिका। दूसरा है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा, इग ऑफ अस्ट्रिच। इंग्लिश में शुतुरमुर्ग को कहते हैं अस्ट्रिच। जबकि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल है। कौन है बाबू? तंत्रिका कोशिका नर्व सेल। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गैलोसेप्टिकम सबसे छोटी एवं जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमपात तब होता है जब, हिमपात मतलब बर्फबारी कब होता है? तो जब औशांक बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे आ जाता है। औशांक बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे आ जाता है। आपका आंसर क्या होगा? आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, वायु का औशांक हिमांक से नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, चाहे हिमपात हो, पाला हो, तुषार हो या पछाब स्तरीय बादल हो, यह कब होगा? तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है औशांक बिंदु। 0 डिग्री सेल्सियस से
कम होता है उषांक बिंदु तब ये घटना होगी। लेकिन यदि उषांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो क्या होता है, तो उषांक बिंदु को ऊपर रहने से ओस आएगा, कोहरा लगेगा, कुहासा और विभिन्न बादलों का निर्माण होगा। कब होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा तब होगा। क्लियर है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात क्या है। तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है। क्या है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कितना होता है, 7। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। और 11 प्लेयर किस में होता है, तो 11 प्लेयर क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में होता है। 9 प्लेयर किस में होता है, तो 9 प्लेयर बेसबॉल और खो खो में होता है। जबकि 15 खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में होता है। किस में होता है, रग्बी फुटबॉल में होता है। और आपको पता होना चाहिए कि कबड्डी में कितना होता है, तो कबड्डी में 7 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात वृंदावन उद्यान निम्नलिखित स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक के मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, श्रम का विभाजन कब हुआ, जब श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गई। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग में करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था, तो किसने किया था, जहांगीर। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय इनमें से किससे संबंधित नहीं थे। तो इसमें सभी ऑप्शन को देखना होगा। सती प्रथा, सती प्रथा इन्हीं के प्रयास से आया था, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून, चूँकि सती हो गई थी विधवा, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए प्रेरणा दिया। हालांकि कानून बना 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, लॉर्ड कैनिंग के काल में। और इन्होंने अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया, लेकिन संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन नहीं दिया। संस्कृत भाषा का प्रोत्साहन दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर लौटो। क्लियर है। आपका जो आंसर है वो आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। संस्कृत भाषा को से लेना देना इन्हें नहीं था, जबकि सती प्रथा इन्हीं के संबंधित है, विधवा पुनर्विवाह भी इनसे संबंधित है। और इन्होंने अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया था, लेकिन संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन नहीं दिया था। तो किसने दिया संस्कृत भाषा को, तो दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है। तो किससे लेता है, देखिए राउरकेला में जो उद्योग है उड़ीसा में, जो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, इसके लिए पानी हीराकुंड बांध से लाया गया। कहाँ से, हीराकुंड बांध से। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। कह रहा है प्रसिद्ध दरबारी कवि विद्वानों का उनके संरचकों से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें एक एक करके देखेंगे। जयदेव, जयदेव किससे संबंधित है, तो लक्ष्मण सेन। बिल्हन, बिल्हन हो जाएगा विक्रमादित्य सिख से। और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय। और वाकपति राजा कन्नौज का यशोबर्मन। क्लियर है। इसमें आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर और 2 1 4 3। 2 1 4 3 कहाँ है, ए ऑप्शन। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिगृहित किए गए थे। देखिए
लॉर्ड डलहौजी ने कई क्षेत्र को अपनाया, जैसे सतारा, नागपुर, बघात, जैतपुर, उदयपुर, करौली, झांसी। ये सब डलहौजी के काल में अधिगृहित किया गया। इसमें आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि नागपुर था ही, झांसी था ही, सतारा भी था ही, तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहला कौन था, तो सतारा था। सबसे पहला कौन? सतारा हो जाएगा, 1848 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कालक्रम बताइए। इसके लिए आपको सभी का डेट आना चाहिए, तभी आप आंसर बना पाइएगा। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सांप्रदायिक निर्णय 1932, साइमन आयोग हुआ था, आया था 1928 में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, और गांधी इरविन समझौता 1931। क्लियर है? अब आप आंसर निकालिए। पहला कौन हुआ? 28, फिर 30, 31 और 32, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु x की स्थापन की कीमत उतरती है तब x की मांग क्या होगी? उतरेगी। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के लिए लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।